देखिए, कोई भी एक्ट जब बनता है तो वो एक्ट कैसे बनता है, हम उसको एक बिल की तरह पेश करते हैं पार्लियामेंट में, और वो दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास होता है। फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट, उसके असेंट के लिए। उसके बाद एक एक्ट बनता है। तो जितने भी एक्ट बनते हैं वो सारे अगर सेंट्रल के रहते हैं तो लोकसभा राज्यसभा में पास होते हैं, और अगर स्टेट के एक्ट रहते हैं तो विधानसभा में पास होके गवर्नर का परमिशन असेंट लेकर फिर स्टेट एक्ट बनते हैं। तो जीएसटी जो है वो क्योंकि एक स्टेट एक्ट भी है और एक सेंट्रल एक्ट भी है, और सेवा पे भी लगता है और वस्तु पे भी लगता है, इसीलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बिल में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर लाया कि सेल्स एंड सर्विस दोनों पर स्टेट भी टैक्स वसूल कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी वसूल कर सकती है। उसी पावर को फिर एग्जीक्यूट करके हमने एक एक्ट बनाया जो स्टेट में बना, जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ जीएसटी एक्ट है ना, जिससे हम एसजीएसटी ले सकते हैं। और एक सेंट्रल में एक्ट बना जो हो गया सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, तो और इन दोनों के बीच में एक और एक्ट बना जिसको बोलते हैं हम आईजीएसटी। आईजीएसटी एक तरीके से डमी एक्ट है, उसमें वो सिर्फ दोनों के बीच का ब्रिज है, सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच का ब्रिज है आईजीएसटी। ठीक है, तो कोई भी एक्ट जब बनता है तो जैसे ही वो बनता है उसी तरीके से वो अमेंड भी होता है। तो जब जब हमको एक्ट में बदलाव करना पड़ता है तब तब हमको एक बिल, अमेंडमेंट बिल पेश करना पड़ता है और उसको पारित करवाना पड़ता है। सेंट्रल का होगा तो लोकसभा राज्यसभा में, और स्टेट का होगा तो स्टेट असेंबली में, है ना। तो इसीलिए कभी भी आप कोई भी एक्ट देखते हैं तो वो एक्ट में अमेंडमेंट्स पॉसिबल नहीं हो सकते इमीडिएटली। कोई भी अमेंडमेंट को टाइम लगता है, क्योंकि मैं कब बिल बनाऊंगा, कब बिल बनाकर वो कब पेश होगा, कब पेश होने के बाद में कब उसमें असेंट मिलेगी और कब वो जाकर एक्ट बनेगा। ठीक है, इसीलिए जितने भी ऐसे चीज़ें रहती हैं जिसमें हमको बदलाव करना होता है वो सारे चीज़ों को हम रूल्स में लाते हैं। ठीक है, हम उसको एक्ट में नहीं रखते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी आपके फॉर्म नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके ड्यू डेट्स हैं, वो सारे की सारे जो एडजस्टेबल हैं, जो कभी भी सरकार की नीतियों में इमीडिएटली इफेक्ट लेने वाले होंगे कि किसको टैक्स फ्री करना है, किसको टैक्सेबल करना है, किसको 18% में रखना है, किसको 12% में रखना है, वो सारे की सारे हमारे रूल्स में रहते हैं, एक्ट में नहीं रहते हैं। एक्ट में क्या रहता है, एक हायर लिमिट रहती है और एक लोअर लिमिट रहती है कि इससे कम में नहीं हो सकता, तो इससे कम में क्या हो सकता है, टैक्स फ्री। ठीक है, तो एक्ट में लिखा है कि टैक्स फ्री सरकार जिसको चाहे वो कर सकती है। एक हायर लिमिट रखी हुई है कि फॉर एग्जांपल 28% से ऊपर सरकार किसी भी चीज़ में नहीं चार्ज कर सकती। अब उस 28% से ज़्यादा अगर चार्ज करना पड़ेगा तो हमको एक्ट अमेंड करना पड़ेगा। तो अब जीएसटी में क्या होता है, क्योंकि जीएसटी में इतने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं और सब में हमको एक नियम लागू रखना है, एक ही कर एक दर, जो बेसिक मोटो है जीएसटी का, है ना, एक देश एक कर एक दर। उसके लिए हमको एक काउंसिल मीटिंग बनानी पड़ी। काउंसिल बॉडी जो है वो काउंसिल में, जीएसटी काउंसिल जो है वो जीएसटी काउंसिल में हर एक स्टेट का एक एक मंत्री रहता है जो उसका स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और पूरे काउंसिल का एक चेयरमैन रहता है, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहता है इंडिया का। तो इस तरीके से जीएसटी काउंसिल मीटिंग रन होती है कि हर रेगुलर इंटरवल पे 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी उनको ज़रूरत महसूस होती है वो काउंसिल मीटिंग करते हैं। काउंसिल मीटिंग करके डिस्कस करते हैं कि अभी नीड ऑफ द आवर क्या है, अभी समय की ज़रूरत के हिसाब से हमको क्या करना है। तो वैसा वैसा वो एजेंडा लेकर आते हैं, एजेंडा के हिसाब से फिर मीटिंग में पुट करते हैं, सबका डिस्कशन होता है, फिर जो मेजॉरिटी बोलती है वो अप्रूव करते हैं और उसको हम
नोटिफिकेशंस के थ्रू अमेंड करते हैं, पर वो अमेंड क्या होते हैं, वो एक्ट अमेंड नहीं होते, वो रूल्स अमेंड होते हैं। ठीक है, रूल्स क्या होता है, एक्ट में लिख दिया हो जाता है कि सरकार को जैसा लगे वो समय समय पर उस तरह के नियम बना सकती है। सिर्फ इतनी सी लाइन लिखने से सरकार को पूरा पावर आ जाता है, गवर्नमेंट को, कि वो अपने हिसाब से कैसे ही नियम बना सकती है कि मुझे किस प्रारूप में, किस फॉर्म में कौन सा रिटर्न लेना है, क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, कौन सी मुझे ड्यू डेट करनी है, 20 तारीख करनी है कि 30 तारीख करनी है कि 5 तारीख करनी है, अपनी इच्छा अनुसार और उस क्षेत्र के ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से क्या मेरा डिसीजन होना चाहिए। तो वो इसीलिए ये सारी चीज़ें रूल्स में रहती है। रूल्स को जब हम बनाते हैं तो वो एक सिंगल नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गज़ट में पास होकर बन जाता है। ठीक है, उसमें हमको कोई भी पार्लियामेंट का असेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे जब 1 जुलाई को जीएसटी एक्ट आया तो उसी दिन सारे के सारे रूल्स नोटिफाई हुए, सारे के सारे रूल्स उस दिन से लागू हो गए। उसके बाद जितनी भी काउंसिल मीटिंग्स होती है वो सारी काउंसिल मीटिंग्स में जो भी बदलाव होते हैं वो रूल्स में होते हैं। एक्ट में अगर बदलाव करना होता है तो अमेंडमेंट एक्ट लाकर वो होता है, उसमें भी जीएसटी काउंसिल का असेंट लगता है, पर वो बहुत ही कम मामले हैं क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना। तो ये हो गया एक्ट और रूल। अब आप ये समझिएगा कि कोई भी जब एक्ट या रूल बनता है तो प्रोग्रेसिव वे में बनता है। प्रोग्रेसिव वे में बनता है का मतलब कि आप ये मान के चलिए, आपको अगर मैं बोल दूं कि आपको एक एक्ट बनाना है तो आप क्या सोचेंगे सबसे पहले कि ये एक्ट है क्या। ठीक है, एक्ट है क्या मतलब सबसे पहले आएगा उसका नाम। ठीक, दूसरी चीज़ क्या आएगी, लागू कहाँ होगा। ठीक, कि मुझे सिर्फ छत्तीसगढ़ में लागू करना है कि मुझे पूरे इंडिया में लागू करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा कि अब मैंने अगर इसको बैग बोला है तो मेरा बैग कहने का मतलब क्या है। मतलब हर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो इस एक्ट में रहेगा उसको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि भाई अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप इसको इस तरीके से ही पढ़ोगे। आप जो घर में जिस चीज़ को जो चीज़ बोलते हो आप उसको मत समझ लेना, मेरे हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि यही डेफिनेशन है। बिजनेस का मतलब ये है, टैक्स का मतलब ये है, इनकम का मतलब ये है, ग्रॉस टर्नओवर का मतलब ये है। तो मैंने वो सब चीज़ें मेरे हिसाब से क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, तो वो होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन। चलाएगा कौन, ऑफिसर्स चलाएंगे। वो ऑफिसर्स का सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी क्या रहेगी, कमिश्नर रहेगी। सबसे लोवेस्ट ऑफिसर क्या रहेगा, इंस्पेक्टर रहेगा। और ऑफिसर से इंस्पेक्टर के बीच में क्या सीक्वेंस रहेगा, तो कमिश्नर है, उसके नीचे एडिशनल कमिश्नर है, फिर उसके नीचे जॉइंट कमिश्नर है, फिर डेप्यूटी कमिश्नर है, फिर असिस्टेंट कमिश्नर है, फिर सेल्स टैक्स ऑफिसर है, फिर इंस्पेक्टर है। तो मैंने क्या बता दिया, मैंने आदमी निर्धारित कर दिए जो डंडा लेके खड़े हैं कि ये एक्ट का पालन आपको करवाना है। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। कोई भी चीज़ को मैं करता हूँ तो पहले उसका नामकरण किया, फिर समझाया कि भाई इसमें इसका मतलब यही होगा। फिर उसके बाद मैंने लोग खड़े किए जो इसको संभालेंगे, जो इसको एडमिनिस्टर करेंगे। एडमिनिस्टर करने के बाद में क्या होगा, एडमिनिस्टर करने के बाद में उसको अब मैं उसका स्कोप बताऊंगा आपको कि इस स्कोप में अब क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, जैसे कि जीएसटी एक्ट में आप देखेंगे तो जीएसटी एक्ट में सबसे पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी। उस प्रिलिमिनरी में क्या है, सेक्शन 1 में है आपका नाम और परिचय, दूसरे में डेफिनेशन है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में सब ऑफिसर्स हैं कैसे कैसे अपॉइंट होंगे,
किसको क्या ऑथराइजेशन मिलेगा। फिर उसके बाद में लेवी है, लेवी मतलब लगेगा किस पर, ठीक है। अब अभी आप एक्ट सोच रहे हैं कि मुझे जीएसटी लगाना है, तो लगाएंगे किस पे, तो उसके लिए है लेवी, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। फिर उसके बाद में अब आपने ये तो बता दिया कि ठीक है चलो इस चीज़ पे लगेगा, पर कब लगेगा, कब लगेगा का मतलब मुझे टैक्स देना कब है और कितने रुपए पे देना है ना, तो वो आप अपने मन से तो दे नहीं सकते। तो इसके लिए आगे क्या बताया है कि टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी रहेगी, वो इसके हिसाब से रहेगी। अब एक बार आपने टाइम एंड वैल्यू निकाल लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बता रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको बोलते हैं। सबसे पहले इसने इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात इसलिए की है क्योंकि आपको एक बार फ़ायदा तो समझ में आए कि मेरे को इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा, कर पर कर नहीं लगेगा, इसीलिए तो जीएसटी आया है। तो इस पे क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है, रजिस्ट्रेशन। अब आपको ये बताना है कि भाई आपको कब रजिस्ट्रेशन करवाना है, कब ज़रूरत पड़ेगी कि आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। अब आप ये मान लीजिए कि मैं तो रजिस्टर हो गया, अब रजिस्टर होने के बाद में भी तो मुझे प्रक्रिया आगे फॉलो करनी पड़ेगी कि अब मुझे क्या करना है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद में अब जब मैं सेल या सप्लाई ऑफ सर्विस करूंगा तो सबसे पहला चीज़ आएगा, मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करना है, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस जारी करूंगा तो हो सकता है कभी उसमें लेन देन में कुछ गड़बड़ी हो जाए या कुछ हमारे आपस में कुछ ऐसा हो जाए कि हमको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट देना पड़े। तो इसीलिए वो एक चैप्टर क्या हो गया, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, अब आपने बिल्स तो काट लिए, उसका हिसाब किताब कैसे रखेंगे। तो इसीलिए उसमें है आगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक, कि मुझे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इस हिसाब से रखने हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर इसमें नहीं लिखा होता अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्या होंगे और कैसे रखने, तो हर आदमी अपनी मर्जी से रखेगा और फिर बोलेगा कि मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ। अभी ये नियम लागू होता है, ये एक्ट आप पे लागू होता है, तो आपको इस तरीके से अकाउंट्स रखने हैं, इसने पहले ही बता दिया। अब उसके बाद 1 महीना गुजर गया, आपने बिल काटना चालू कर दिया, आपने उसके अकाउंट्स प्रॉपर रख लिए। अब आपको सरकार को बताना है कि मैंने इतने रुपए की खरीदी की और इतने रुपए की बिक्री की है, तो इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर है रिटर्न्स, ठीक है। जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो सरकार बोलेगी पैसा भी तो दे दे यार, है ना, तो आएगा पेमेंट ऑफ टैक्स। अब जब आपने सरकार को पैसा दे दी तो हो सकता है सरकार से किसी कभी भूल चूक लेनी देनी भी हो जाए, वापस पैसा चाहिए हो, तो उसके लिए नेक्स्ट क्या है, रिफंड। अब जब आपका भूल चूक लेनी देनी सब खत्म हो गया है तो हो सकता है सरकार को पता चले कि अरे यार तूने तो अपने हिसाब से पैसा दिया था पर ये तो कम है, मेरे हिसाब से ज़्यादा आ रहा है। उसके लिए बना है असेसमेंट। अब जब असेसमेंट हो गया आपका, उसके बाद हो सकता है कि आपके हाव भाव से सरकार को कुछ डाउट हो कि नहीं है तो कुछ गड़बड़ी कर रहा है यार, तो वो आपके ऊपर ऑडिट कर सकती है। इसीलिए नेक्स्ट क्या स्टेप आया, ऑडिट। अभी आप कहाँ से चालू किए थे, अभी आपने सोचा था जीएसटी क्या है, जीएसटी आपने सोचा क्या है, फिर कहाँ लागू होगा, फिर उसकी डेफिनेशन आ गई, फिर उसका स्कोप आ गया, फिर लगेगा किस पे, कितने वैल्यू पे लगेगा, कब देना है, फिर रजिस्ट्रेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बाद में, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपने पूरा अकाउंट्स रिकॉर्ड्स रख लिया, अभी आप रिटर्न्स में आ गए, है ना, डेबिट नोट क्रेडिट नोट सब आ गया इसमें। जब आप रिटर्न्स पे आ गए, पेमेंट आपने दे दिया, रिफंड आपने ले लिया, असेसमेंट हो गया, ऑडिट हो गई। अब क्या बचा, ऑडिट होने के बाद में कुछ बचा क्या, क्योंकि ये इंडिया है तो सरकार को पता है कि टैक्स चोरी तो लोग करेंगे, खून में है चोरी, है कि नहीं। तो इसीलिए ऑडिट के बाद में आता है इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। इसमें हमको ये बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या पावर हैं, हम किसको अरेस्ट कर सकते हैं, किसके यहाँ इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जब तक आपके पास बंदूक नहीं होगी तब तक आपसे कोई घबराएगा नहीं, तो ये बंदूक है इस एक्ट की, है ना, इंस्पेक्शन। इसके बाद क्या है, अब आपका इंस्पेक्शन हो गया, आप पे बहुत सारी डिमांड निकल गई, पटाएंगे कैसे साहब,
ठीक है। इसीलिए है डिमांड एंड रिकवरी कि आपका बैंक खाता सीज करूँगा, आपका घर बार बेच दूंगा, आपको रोड पे ले आऊँगा मेरे पैसे के लिए, क्योंकि मैं सरकार हूँ भाई, मेरे से तो गरीबों का पेट चल रहा है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद है, और जो अब यहाँ इसके बाद में आते हैं लीस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कभी कभी होते हैं, हज़ारों में एक निकलते हैं कभी कभी। तो क्या होता है, कभी बिजनेस रन होता है तो मुझे समझ नहीं आता कि किसकी लायबिलिटी है, पैसा लेना किससे, इतने सारे आदमी बैठे हैं बोल रहे सब मालिक हैं। तो उसके लिए है लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। हर केस में हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस आदमी से पैसा लेना है मेरे को, ठीक। उसके बाद आता है एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग में क्या है, आपको अगर डाउट है कि आपको आपका प्रोडक्ट रेट ऑफ टैक्स क्या है, तो आप इसमें शुरू करने के पहले ही आइए, बोलिए सरकार को कि साहब मेरा ये काम है, मैं तो ये वाले यंत्र बनाता हूँ, इससे घर धन की वृद्धि होती है, घर में लक्ष्मी आती है, कितना टैक्स लगेगा बताओ। इसमें पीतल भी है, तांबा भी है, सोना भी है, सब कुछ है, भगवान का आशीर्वाद ही है ना। तो इसीलिए एडवांस रूलिंग। उसके बाद अब क्या आ गया, अब आपका एक प्रोसीजर जब कंप्लीट हो गया तो आपको अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड मिलती है। तो उसके लिए अलग अलग लेवल पे अपील्स रहती हैं, अपील और रिवीजन का पावर आपको देना ज़रूरी है सरकार के लिए। तो इसीलिए इसमें आपको अपील और रिवीजन का एक पावर दिया हुआ है। अब इतना सब तो हो गया, अब आप पे पेनल्टी कैसे लगाएंगे, अभी तो टैक्स की बात हो रही थी, चोरी वोरी पकड़ा गई, पैसा से वसूली का सब पावर आ गया है। तो इसीलिए अब इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ है। उसके बाद में क्योंकि जीएस जब भी कोई एक्ट आता है तो पुराने को ख़त्म करता रहता है, तो कुछ समय लगता है कचरा घर का साफ़ करने के लिए, तो उसके लिए ट्रांजिशनल प्रोविजंस रहते हैं। वो ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं जो आज की डेट में किसी काम के नहीं है। और ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बाद में है मिसलिनियस, कि भाई जॉब वर्क है तो ये है तो वो है, तो जो छूट जाते हैं छोटे छोटे, है ना। घर में बड़े बड़े लोग तो दिख गया, बच्चों को भी तो पूछना पड़ेगा, तो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू जो हैं सारे मिसलिनियस प्रोविजंस में। तो इस तरीके से पूरे एक्ट को डिवाइड करते हैं पहले चैप्टर्स में, और फिर चैप्टर्स को फर्दर डिवाइड करते हैं सेक्शंस में। चैप्टर में ये समझ में आ जाता है इसमें पढ़ाएगा क्या, बताएगा क्या। एडमिनिस्ट्रेशन है तो ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा कि हाँ ये पोस्ट होती है, इस तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं, इतनी साल तक वो नौकरी कर सकता है, ये है वो है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपका बेसिक ओवरव्यू है जीएसटी को लेकर, है ना।